मैंने आपको दो ग्राफ बता दिए थे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट हम देख लेते। टीवी बंद करो, मास्क लो, पानी की साइकिलिंग करो, हवा चलेगी, कोई आ जाएगा फिर। हाँ यहाँ पे टीवी बंद करो बिहार। कैटलिस्ट क्या करता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है ना, ईएफ और ईएबी दोनों को डिक्रीज करेगा, है ना, किसी एक को डिक्रीज नहीं करेगा, दोनों को। नया रास्ता दिखा दिया, शॉर्टकट दिखा दिया, ठीक है। शॉर्टकट दिखा दिया भाई, आप ये शॉर्टकट यूज करो, ठीक है। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके रेट को इंक्रीज कर देता है, ये हमने लिख लिया था शायद। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी दोनों तरफ से कम हो गई तो डेल्टा एच पे कोई फर्क नहीं होता। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि कैटलिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा एच पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। डेल्टा एच अभी भी वही रहेगा, पहले EF माइनस EAB था, अब EF डैश माइनस EAB डैश कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। समझ में आ रही बात? दोनों को x से डिक्रीज कर दिया, EF को भी x से डिक्रीज कर दिया, EAB को भी x से डिक्रीज कर दिया। बस स्टॉप दे दो। क्लियर है जो कॉन्सेप्ट? कैटलिस्ट का असर डेल्टा एच पे नहीं होता, एक्टिवेशन एनर्जीज पे होता है। सिमिलरली कैटलिस्ट increases both KF and KB। अब आपको ये भी याद होना चाहिए 11th क्लास से भी, और ये दोबारा से भी आ जाएगा। रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज KF, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इज KB। समझ में आ रही बात? कैटलिस्ट KF और KB, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड, दोनों को इंक्रीज कर देगा, बट बाय सेम फैक्टर से। ठीक है, मैथमेटिकली भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको ये चीज, बाय सेम फैक्टर, एंड हेंस देयर इज नो चेंज ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये 11th में आपने पढ़ा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता था 11th से, अगर आपको याद हो तो KF/KB, ये वही KF/KB है जो अब हम यूज कर रहे हैं। ये हमने 11th में है ना, 11th में बस हमने देख लिया था कि अच्छा KF होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड। बात समझ में आ रही है बच्चों सबको? कोई दिक्कत?
KF KB पे कोई KF KB दोनों इंक्रीज होते हैं, बट बाय सेम फैक्टर, इसलिए K पे कोई इफेक्ट नहीं होता कैटलिस्ट डालने से। ठीक है, ये आ गई 11th की चीज। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या चेंज आता है कैटलिस्ट डालने से? एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई बच्चों? कम। ठीक, के कैटलाइज्ड, के अनकैटलाइज्ड, ऐसे लिख दिया मैंने इनको। समझ आ रहा है सबको? के कैटलाइज्ड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। समझ आ रही सबको? मैथ्स किस फैक्टर से इंक्रीज हो गया? e की पावर x बाय आर टी। ठीक है, इतने फैक्टर से इंक्रीज हो गया रेट कांस्टेंट। अंडरस्टूड? KF भी उतने ही फैक्टर से इंक्रीज होगा, KB भी इंक्रीज होगा सेम फैक्टर से। दोनों का रेशियो सेम रहेगा। कोई दिक्कत किसी के दिमाग में? दोनों सेम फैक्टर से इंक्रीज होंगे। बता दो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, मेहर, राहुल, सुनारी बात, दिव्यांशी, कायली, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आपने पढ़ा भी है 11th में कि भाई कैटलिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई असर नहीं होता, रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं बस। रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड का भी और बैकवर्ड का भी, दोनों का इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा ना कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से 11th को मिला के बताया। अब सिर्फ 12th में आपने को क्या याद रखना है? बस ये कि कैटलिस्ट डालने से क्या असर हो रहा है? रेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो के कैटलाइज्ड या इसका क्वेश्चन भी वैसे ही करेंगे हम। log k इज इक्वल टू log a माइनस ए बाय आर टी। ये है बच्चों बिना कैटलिस्ट के, अनकैटलाइज्ड। ठीक, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कैटलाइज्ड। ठीक है, लॉग के टर्म्स में निकालना हो ऐसे निकाल दो, log ऑफ k कैटलाइज्ड अपॉन अनकैटलाइज्ड। क्लियर है? कोई दिक्कत? माइनस कर दिया, सेकंड इक्वेशन माइनस वन इक्वेशन, log a कट जाएगा, माइनस ए बाय आर टी कट जाएगा, सिर्फ x बाय आर टी बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ x बाय आर टी। ठीक है, अच्छा सॉरी, मैंने इसमें छोटी सी गलती की हुई है। ये ln वाली फॉर्म में है ना? किस फॉर्म में? ये ln वाली फॉर्म में। ठीक है, अगर log बेस 10 रखेंगे तो 2.303 का फैक्टर आ जाएगा। किसका फैक्टर आ जाएगा? 2.303 का फैक्टर। ठीक है, जो कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रही सबको बात? बता दो कोई डाउट? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो कैटलिस्ट का क्या असर है समझ में आ गया। शॉर्टकट दिखा देगा, ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म बता देगा जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी, उससे स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। चलो अब इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बार 19th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19,
हाँ जी, जो हो गया ये ई एफ माइनस ई ए बी, ठीक है। डेल्टा एच क्या होता है, ई एफ माइनस ई ए बी, 180 माइनस 200, -20 आ गया, कितना आ गया, -20, ठीक है। और कैटलिस्ट डालने से एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन चेंज हो गया, लेकिन डेल्टा एच तो सेम ही रहेगा, ठीक है बच्चों, किसी भी से भी निकाल दो, -20 ही आंसर आना है। कितना आंसर आना है, -20। क्लियर है सबको, -20 will be the answer। थर्टीन देखो एक बार, 13। तो एंडोथर्मिक के लिए क्या, डेल्टा एच पॉजिटिव, ई एफ माइनस ई ए बी में ई एफ बड़ा होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ई एफ बड़ा ई बी छोटा। क्लियर। 13 क्वेश्चन करो एक बार, 13।
और जो समझ आ रहा है सबको, हो गई कैलकुलेशन इसकी। 10 की पावर 6 टाइम्स फास्टर विद एंजाइम देन विदाउट, है ना। एंजाइम भी कैटलिस्ट होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस के। अच्छा, तो ये आपके सामने है हिसाब किताब, कितना टाइम्स फास्टर हो गया। ठीक है, अगर डायरेक्ट याद रखना है तो याद रख सकते हो तो याद रखो, नहीं तो कभी भी आप कैलकुलेशन जो करनी हो, जो आपने इसी इक्वेशन से, मैंने आपको बताया इसी इक्वेशन से आएगा, log k इज इक्वल टू log a माइनस ए बाय आर टी, सब कुछ यहीं से आना है ना। ई अपॉन 2.303 आर टी। ठीक है, हमने टेम्परेचर वाला रिलेशन निकाला था, वो भी यहीं से निकाला था। कैटलिस्ट वाला रिलेशन निकाला है, वो भी यहीं से निकाला है। तो 10 की पावर 6 टाइम्स फास्टर हो गया। ठीक है, और x क्या है, कितना, कितने से डिक्रीज कर देता है। x क्या होता है बच्चों, ध्यान रखो, x का मतलब क्या है, कितने से वैल्यू डिक्रीज हो गई एक्टिवेशन एनर्जी की। ग्राफ में साफ साफ लिखा हुआ है। अंडरस्टूड एवरीवन। पूछा भी इसने यही है कि कितने से वो डिक्रीज कर देगा एक्टिवेशन एनर्जी को। ऑलराइट बच्चों, ठीक है, तो x की वैल्यू सीधे यहाँ से आ जाएगी। ठीक, log 10 की पावर 6 is 6। 2 मिनट में आंसर आ गया। समझ में आ गया सबको क्वेश्चन। ठीक है, तो चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन एडिंग एंजाइम इज, अच्छा चेंज पूछा है तो नेगेटिव चेंज आएगा, तो फिर ए ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ इसने चेंज बोला है। ठीक है, जो डिक्रीज हमेशा क्या होता है, डिक्रीज आता है। समझ में आ गई भाई मेरी बात सबको, कोई दिक्कत। ए ऑप्शन विल बी द आंसर। ठीक है वृष्टि, समझ आ गया, मेहर को डाउट। तो जो ये है कैटलिस्ट का इफेक्ट, उससे पहले हमने देखा था टेम्परेचर का इफेक्ट, है ना। दोनों कैसे आए थे, इसी इक्वेशन से आए थे, log k इज इक्वल टू log a माइनस ए बाई 2.303 आर टी। कुछ अच्छे क्वेश्चंस में दोनों चेंज कर देंगे, मतलब टेम्परेचर भी चेंज कर देंगे और कैटलिस्ट भी डाल देंगे। समझ आ रहा है सबको। ठीक, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो टेम्परेचर की जगह टेम्परेचर आप चेंज कर दोगे, कैटलिस्ट डालेंगे तो आप एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कर दोगे। इसी इक्वेशन को यूज करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करते हैं, उसमें दिमाग लगाना है आपको थोड़ा सा कि क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, पढ़ो उसको आराम से, सब लोग करो ट्राई। ठीक है, तो दोनों चीजों का चेंज हो रहा है इसमें, है ना। टेम्परेचर का भी चेंज हो रहा है बच्चों, कैटलिस्ट भी डाल रहे हैं, तो सोचो आराम से और उसी इक्वेशन को यूज करके आराम से आंसर आएगा। ट्राई करो एक बार सब लोग।
भैया 2 पैकेट जीरे के निकालो भी क्या? किसी का आंसर पूछो, ट्राई करो सब लोग। 700 केल्विन है पहली केस में बिना कैटलिस्ट के, और 500 केल्विन है टेम्परेचर कैटलिस्ट के साथ। रेट दोनों में सेम आ गया। वो इक्वेशन लिखो, log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ठीक है, उसी इक्वेशन से होगा। ठीक है आर्यन, करो ट्राई, बताओ आंसर निकाल के। दिव्यांशी आया आंसर? काइली बताओ यार, इक्वेशंस बना ली? केविन बनाई इक्वेशंस? What is answer A? आंसर ए आ रहा है। किसने बताया आंसर ये? Sir Palak. अलग, ठीक लग रहा है, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो बच्चों बहुत आसान सी है इक्वेशन, है ना, कोई भी बड़ी चीज नहीं है इसमें। log k, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक इक्वेशन बना लो, log k इज इक्वल टू log a माइनस E अपॉन 2.303 RT। सब कुछ यहीं से होना है सॉल्व। ठीक है, पहला केस है 700 केल्विन विदाउट कैटलिस्ट। विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को EA ही रखा हमने, अनकैटलाइज्ड। ठीक है, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, सेकंड केस, केस 1, केस 2। दूसरा केस क्या है बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज, है ना, कैटलिस्ट डाल दिया अब हमने। वो बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट डालने से एक्टिवेशन एनर्जी 30 किलो जूल पर मोल से डिक्रीज हो गई, है ना, डिक्रीजेस बाय 30 किलो जूल पर मोल। समझ में आ रही बात? और टेम्परेचर कितना है? 500 मात्र। और वो बोल रहा है रेट सेम हो गया, K1 एंड K2 सेम। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो K1 K2 को हमने सेम रखना है, ये तो सेम है ही। ठीक है आर्यन, वेरी गुड, शाबाश, तूने भी निकाल दिया। जागा है तू नींद से बड़े दिनों बाद। ए होता है बच्चों प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, है ना, अभी मैं लिखवा भी दूंगा, इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल से पहले वाला। ओके, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, वो भी सेम है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सेम करना है यार बस। तो बेसिकली ये और ये सब कुछ सेम है, तो ये और ये भी सेम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इतना सा करना होता है यार इसमें। समझ में आ रही बात? मैथ्स लगानी है। ठीक है, 700 केल्विन पे रिएक्शन हो रही है और 500 केल्विन पे कैटलिस्ट के साथ, दोनों का रेट सेम आ रहा है।
ठीक है, क्या इक्वेशन होंगे 5EA इक्वल टू 7EA माइनस 210 2EA इज इक्वल टू 210 सॉरी हाँ 210 एक्टिवेशन एनर्जी आ गई 105 ये अनकैटलाइज्ड की आई है, किसकी आई है अनकैटलाइज्ड 105 किलो जूल पर मोल। समझ में आ रही बात सबको? बताओ तो कोई दिक्कत? और पूछा गया उसने एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन, कैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी 30 से कम हो जाएगी तो 75 आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 75। ठीक है काइली ख्याति समझ आ रहा है? इक्वेशंस बनाओ सॉल्व करो, मजे में सॉल्व होगा। एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, और आसान क्वेश्चन है। और करते हैं नाइनटीन्थ क्वेश्चन करो। ठीक है सब लोग 19 क्वेश्चन करो। ठीक है जो सेम सही रिएक्शन है, क्वेश्चन है मतलब 500 केल्विन पे रिएक्शन हो रही है
सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट सेम रेट सेम स्पीड पे, तो टेम्परेचर सिर्फ 400 केल्विन की जरूरत पड़ी। सेम क्वेश्चन सेम तरीका, 20 किलो जूल से 20 किलो कैलोरी था शायद, 20 किलो जूल, ये किलो जूल से एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है कैटलिस्ट। तो ये पहले दोनों आईटी में आए हुए क्वेश्चन है। इस बार 20 से कम किया और 400 केल्विन पे रिएक्शन करा दी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है बच्चों, बस मजे में आंसर आएगा, सीधे इक्वेट मारो। एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से आ जाएगी 100 किलो जूल पर मोल। ओके, निकाल लिया होगा सबने, आरएन में भी, पालक में भी, सबने आंसर निकाल लिया होगा। बताओ जो कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक? सो इस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्हेनियस इक्वेशन, इसके ऊपर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन हमने देखे, टेम्परेचर चेंज करने वाले, कैटलिस्ट डालने वाले, दोनों करने वाले। ठीक है जो इस पे बेस्ड थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज देख लेते हैं, कोलिजन थ्योरी कॉन्सेप्चुअल। कोलिजन थ्योरी ये बोलती है, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि बहुत सारी टक्करें होती है ना, कोलिजन्स होते रहते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में टक्करें होती हैं, कोलिजन्स होते हैं, टक्कर मारते हैं एक दूसरे को, है ना। लेकिन सिर्फ कुछ ही टक्करें, कुछ ही कोलिजन्स इफेक्टिव होते हैं, है ना। तो ऐसे ही थोड़ा सा छू छा के निकल गया, हल्का फुल्का साइड से कोलिजन हो गया, उससे मजा नहीं आता। जब तक कोई मस्त हेड ऑन कोलिजन टक्कर होगी बढ़िया, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। समझ आ रहा है सबको? जब कोई तगड़ी टक्कर होगी, स्पीड से आएंगे पार्टिकल्स और तेजी में आके टकराएंगे, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ रही बात? तो प्रोडक्ट बनने के लिए एक मिनिमम एनर्जी बैरियर क्रॉस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम एनर्जी बैरियर। सेम आप एक्टिवेशन एनर्जी वाला फंडा भी सोच सकते हो। ठीक है, तो कुछ पार्टिकल्स के पास एनर्जी कम है, वो आए टकराए, कुछ मजा नहीं आया, प्रोडक्ट नहीं बना। टक्करें बहुत सारी हो रही है, हर टक्कर से प्रोडक्ट नहीं बनना। टक्कर वही मजेदार होगी जब एनर्जी बैरियर क्रॉस होगा, पूरी स्पीड से आके पार्टिकल्स टकराए, जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी, एनर्जी बैरियर को जो क्रॉस कर पाएंगे, वो ही प्रोडक्ट्स बना पाएंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? सो क्या बोल रही है थ्योरी? According to it, number of collisions take place between reactant molecules, but only those particles which can cross energy barrier are able to form product. ठीक है जो, तो बेसिकली इस थ्योरी ने, इस इक्वेशन के बारे में बताया कि ये है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, उसमें से ये e की पावर माइनस ए बाय आर टी जो फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, इफेक्टिव टक्करें कितनी हो रही है उनका फ्रैक्शन। समझ आ रहा है सबको? e की पावर माइनस ए बाय आर टी जो एक फ्रैक्शन आएगा,
क्या आएगा, एक फ्रैक्शन आएगा 1/e⁻−e/rt। मैथ्स भी आप समझती हो, बहुत छोटा सा नंबर आएगा, फ्रैक्शन आएगा एक, ठीक है। तो ये वो फ्रैक्शन है जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। ऑलराइट, सो e⁻−pa/rt is fraction of molecules which can cross energy barrier बताओ, ये फंडा समझ आ गया। सेम बात को कहने के लिए इन्होंने दूसरा सा तरीका अपनाया, ओके। और इन दोनों टक्करों को और इफेक्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इफेक्टिव कोलिजन्स का नंबर आ जाएगा। क्या नंबर आ जाएगा बच्चों, इफेक्टिव कोलिजन्स का नंबर आ जाएगा। समझ में आ गई कहानी। और जितने इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, उतना ही स्पीड से प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। उतना ही रेट होगा, उतना ही रेट कांस्टेंट होगा। समझ में आ गई कहानी सबको, ठीक है। तो ये है कोलिजन थ्योरी। इस टाइप के वर्ड्स कहीं आपको मिले, ठीक है, कि इट इज द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, या है ना, इस टाइप के वर्ड्स आपको कहीं मिले तो आप आराम से उसको मजे में सॉल्व कर लोगे। तो समझ जाना उसका मतलब ये है e⁻−e/rt, और a है टोटल नंबर ऑफ टक्करे, ठीक है। आर्यन समझ आ गई बात। और बच्चों मैथमेटिकली भी और थ्योरेटिकली भी k की मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है कितनी, a के इक्वल। k की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, a, जब ये फ्रैक्शन 1 हो जाए। e⁻−a/rt की बच्चों मैक्सिमम वैल्यू 1 है। कब है वो, एट इनफाइनाइट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर या तो इनफाइनाइट हो गया इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा हो गया टेम्परेचर, तो सभी पार्टिकल्स का इतनी सारी एनर्जी आ गई कि सब मस्त टक्करे मार रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़, और सारे कोलिजन से इफेक्टिव हो गए। समझ में आ गई कहानी सबको। जब टेम्परेचर ही आप इनफाइनाइट कर दोगे तो कोई छोटी मोटी टक्कर बचेगी नहीं, सबके पास इतनी खतरनाक एनर्जी आ जाएगी, सब तेजी से जाके टक्करे मारेंगे। समझ में आ गई बात। सो के मैक्सिमम इज इक्वल टू ए, ध्यान रहेगा कॉन्सेप्चुअली कि के की मैक्सिमम वैल्यू ए के इक्वल होती है जब ये फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। आप देख लो, टी को इनफाइनाइट रखोगे तो e⁻0 बचेगा, e⁻0 यानी कि 1, ठीक है। या तो टी इनफाइनाइट हो जाए या फिर एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाए, एनर्जी बैरियर ही ना बचे कोई। तो थियोरेटिकली ये दो पॉइंट्स हैं, जब के अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा, जब फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो गई तो सारी टक्करें इफेक्टिव हो गई, है ना, कोई एनर्जी बैरियर है ही नहीं, तो फिर से सारी टक्करें क्या हो गई, इफेक्टिव हो गई। जितनी भी टक्करें हो रही हैं वो सब प्रोडक्ट बना देंगी, के मैक्सिमम की वैल्यू एक इक्वल हो गई। बताओ जो कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। समझ में आ गया सबको कोलिजन थ्योरी, आर्रहेनियस इक्वेशन, ऑलराइट।
एक बार चलो हाँ एक दो इजी क्वेश्चन भी देख लो। 50 करो, 50 53, 50 एंड 53 करो बच्चों। 50 तो रहना, तो 51 और 53 करो, 51 और 53। दृष्टि 51 और 53 करना ना, 51 और 53। तो जो 51 तो वही आपको पता है स्लोप कितना होता है, ई ए बाई 2.303 आर है ना, उससे हो जाएगा ई ए अपॉन 2.303 आर इज इक्वल टू 5000। ओके, ई ए अपॉन 2.303 आर इज इक्वल टू 5000 और किलो जूल्स में निकालना है तो 8.314 रख देंगे जूल्स के लिए वैल्यू आर की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सबको। ये छोटा सा क्वेश्चन सबसे होना चाहिए क्योंकि ये आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। कंपेयर करो और स्लोप, स्लोप होता है माइनस ए पॉइंट अपॉन 2.303 आर और वो 5000 के इक्वल रखना है। क्लियर है?
ये आ जाएगा यहाँ से 5000 इंटू 2.303 इंटू आर, आर इज 8.314 और किलो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। 95 वाला ऑप्शन हो जाएगा, 8 5 जा 42 जा 80 से ज्यादा, मतलब 90 वाला ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? 95.7। 53 देखो एक बार सब लोग ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ एक बार। 53 ट्राई करो। यस, RN 50 इज करेक्ट। 53 ट्राई करो एक बार। दृष्टि ने आंसर बताया इसका कितना? नहीं दृष्टि, थोड़ा सा चेक कर एक बार, मेरे ख्याल से कुछ और आएगा। यस पलक, राइट। यस दृष्टि सही है, आंसर ए होगा। ठीक है RN, वेरी गुड, शाबाश। बड़े दिनों बाद तू नींद से जागा है, रेगुलरली भी आया है। ठीक है, ऐसे ही करा करो वही। तो K1 K3 बाय K2, K इज इक्वल टू K1 K3 बाय K2। तो जो क्या होगा, K इज इक्वल टू A इंटू ई की पावर माइनस EA1, है ना, इंटू K3 A इंटू ई की पावर माइनस EA3। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है पावर की तरह खेलना है, बस उसमें कुछ नहीं है। नई चीज आपको ये ध्यान रखनी, पावर्स की तरह खेलना है। तो जो नई एक्टिवेशन एनर्जी आएगी वो क्या आएगी? EA1 प्लस EA3 माइनस EA2, बस ये सोचना है आपको। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो एक एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, कितना कितना है, 60 70 कितनी, 60 30 और 10। ठीक है, 60 30 एंड 10, तो बस 40 आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये कॉन्सेप्ट है इसमें। समझ आ गया सबको फंडा? और करते हैं क्वेश्चन कुछ। बन जाएगी क्वेश्चन। इसमें पूरी एक्सरसाइज नहीं है ना, सारी एक्सरसाइज नहीं है इसमें। ओके, तो इतना समझ आ गया जो सबको फंडा। ओके,
एक बच्चों टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन में एक आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? बहुत आसान सी चीज है, टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू से डिनोट करते हैं। 10 डिग्री बढ़ाने से 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट पे क्या फर्क पड़ता है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन हुई 25 डिग्री सेल्सियस से, 25 से आपने 35 कर दिया, 35 कर दिया, 25 से 35 कर दिया। ठीक है, तो 10 डिग्री से बढ़ाने पर जो असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है रेट पे या रेट कांस्टेंट पे, उसको बोलते हैं बच्चों टेम्परेचर कोफिशिएंट। समझ में आ रही बात? 10 डिग्री से बढ़ाने पर। ऑलराइट, सो इट इज the rate in increase of rate of increase in rate constant on increasing temperature by 10 degrees. समझ में आ गई बात? ठीक है, तो पहली बात तो टेम्परेचर कोफिशिएंट रिएक्शंस का 2 से 3 के बीच में होता है। केमिकल रिएक्शंस का 2 से 3 के बीच में होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब दुगनी स्पीड उनकी डबल या ट्रिपल ऐसे हो जाती है 10 डिग्री से बढ़ा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो वही बन जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट दे देंगे आपसे, एक्टिवेशन एनर्जी निकलवाएंगे तो आप वही करोगे, log K2/K1 इज इक्वल टू, याद है सबको, log K2/K1 इज इक्वल टू 2E/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, वहां से एक्टिवेशन एनर्जी निकालने वाला एक क्वेश्चन तो वो हो जाएगा। दूसरा इसमें एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर रेट कांस्टेंट x है, फाइंड रेट कांस्टेंट एट 75 डिग्री सेल्सियस गिवन टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 2, है ना? तो 25 पे k इज इक्वल टू x है, 35 पे कितना हो जाएगा 2x, डबल, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है। हर 10 डिग्री पे डबल होता जाएगा बच्चों, 4x, 55 पे 8x, समझ में आ रही सबको कहानी? 65 पे 16x, 65 पे 16x एंड 75 पे 32x। समझ आया सबको? सिंपल सा फंडा। ठीक है, आसान सी कैलकुलेशन है। हर 10 डिग्री पे 10-10 का इंक्रीज, 10-10 गुना होता जा रहा है, सॉरी डबल होता जा रहा है। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला चिपका सकते हैं सीधे, म्यू की पावर डेल्टा T/10, म्यू की पावर डेल्टा T/10। क्या किया है हमने, कितने का चेंज किया, 25 से 75 कर दिया। ठीक है सुशांत, 25 से कितना कर दिया, 75, तो कितने का इंक्रीज है, 50 डिग्री का, 50 डिग्रीज का इंक्रीज है। 50 डिग्री के इंक्रीज को 10 से डिवाइड किया, मतलब 10-10 का कितनी बार इंक्रीज हुआ, 5 बार हुआ। समझ में आ रहा है बात बच्चों? ठीक है, तो हर बार डबल किया है, तो इनिशियल x था, टेम्परेचर कोफिशिएंट है 2, हर बार डबल डबल करने पे तो 2 की पावर 5, 10 बार सॉरी 5 बार डबल 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 किया तो 2 की पावर 5 आ गया। समझ में आया सबको फॉर्मूला कैसे सिंपल सा डिराइव हुआ है? तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख के कर लो या डायरेक्टली फॉर्मूला चिपका दो, जबरदस्ती फॉर्मूला याद करने की जरूरत होती नहीं है, इसलिए आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। बताओ जो क्लियर है ये? दिव्यांशी समझ आ गई बात? कायली टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब समझ आ गया, उसका यूज समझ में आ गया कैसे? यस सर। ये इतने टाइप के क्वेश्चंस कुछ यहाँ पे बन सकते हैं। ऑलराइट,
बच्चों 29th क्वेश्चन करो। 29 ट्राई करो। जो करना क्या है इसमें, ठीक है, कैलकुलेशन करनी गंदी और तो कुछ नहीं करना। हाफ लाइफ ऑफ 1 मिनट। हाँ, आर्यन ने कुछ करी खतरनाक सी कैलकुलेशन, अरे बाप रे। ठीक है, तो k इज इक्वल टू बच्चों 0.693 बाई टी हाफ, है ना। फॉर्मूला क्या है, हाफ लाइफ 1 मिनट दे रखी है, लेकिन सेकंड में कन्वर्ट करना होगा 60 सेकंड, 0.693 बाई टी हाफ। ठीक है, तो वहां से आ जाएगा बच्चों क्या, रेट कांस्टेंट। एंड k इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर माइनस a बाय आर टी। तो k आपका इतना आ गया, क्वेश्चन में a की वैल्यू दे रखी है। आज तो आर्यन फॉर्म में एकदम, है ना। a की वैल्यू दे रखी है अपने को, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है 5 इंटू 10 की पावर 13। ठीक है, 5 इंटू 10 की पावर 13, और हमें निकालना है एट व्हाट टेम्परेचर। ओके, 5 इंटू 10 की पावर 13 एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है हमें कितना, 104.5 किलो जूल में। ठीक है, R 8.314 अपॉन 1000, टेम्परेचर
टी हमें निकालना है, ठीक है। तो ठीक है उसमें ना छोड़ देंगे, सॉल्व तो होगा नहीं हमसे, ऑब्वियसली लॉग वॉग लेना पड़ेगा, ठीक है छोड़ दो ना। तो ये कैलकुलेशन सॉल्व करके फिर टी की वैल्यू आएगी, ठीक है समझ आ गया। लेकिन बात आपको सिर्फ ये समझनी है कि के का वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देना है, के का वैल्यू उठा के टी आर एन ने कैलकुलेटर से निकाल दिया 350 कैलोरी, ठीक है आर एन बहुत बढ़िया 350 कैलोरी, ठीक है। जो समझ में आया सबको ये चैप्टर, ठीक है। एक दो चीजें और बोल सकते हैं कि हैं थोड़ी बहुत, एक दो चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, हाँ ये पैरेलल रिएक्शंस डिस्कस करना है मुझे, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ एक दो क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। बाकी बोर्ड लेवल के लिए, मेंस लेवल के लिए पूरा हो चुका है चैप्टर आपका, समझ आ रही बात सबको, ठीक है। तो क्या क्या देखना है आपको इसमें चैप्टर में, ऑर्डर खेलना है सबसे पहले, तो ऑर्डर समझना है, उसके बाद फिर इस चैप्टर में क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी वाला पार्ट है, ठीक है। तो 2 पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, क्लियर है बच्चों। तो क्वेश्चंस करो आप लोग इसके, मीन्स वाले भी है ना, और मैं फिर इसका टेस्ट भी लूंगा और एक दो शीट भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आसान सा चैप्टर है, समझ आगे सबको। हाफ लाइफ मेथड इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की ये सारी करेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये सब चीजें। अच्छा तो इसके अलावा मुझे भी इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा पैरेलल रिएक्शन बताना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और बताना है हाँ, और वो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा बताना है, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के बारे में, क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको खत्म, ओके बाय एवरीवन।